E31 हिंदी। करे ने आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज लगभग पूरी तरह से क्षितिज के नीचे डूब चुका था। रूई ने ध्यान से देखा, अपने मिशन के लक्ष्य के आने की प्रतीक्षा और उम्मीद की। जैसे जैसे रात गहराती गई, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसके मिशन का लक्ष्य इतनी लालच से शिकार करने में कैसे कामयाब रहा और फिर भी इतना मायावी कैसे रहा। शाया मैदान बहुत बड़े थे, जिसका मतलब था कि शाकाहारी जानवरों की आबादी बहुत ज्यादा थी। एक या मुट्ठी भर जानवरों का इतना ज्यादा शिकार करना कि वे शाकाहारी प्रजातियों पर काफी असर डालें और फिर भी इतने मायावी हों कि मंत्रालय को इसके बारे में ज्यादा जानने में मुश्किल हो, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कैसे हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना शक्तिशाली है, हर दिन बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवरों का शिकार करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बहुत गुप्त रूप से किया जा सके। अगर यह सिर्फ एक या दो जानवर होते तो एक बात होती, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने के लिए जितने जानवरों की जरूरत होगी, क्या सचमुच ऐसा काम बिना पकड़े संभव था? रूई ने पता लगाने का इरादा किया। उसने जितने भी झुंडों का पता लगाया था, उनमें से उसने सबसे बड़ा झुंड चुना था। संभावना थी कि उसके मिशन का लक्ष्य शिकार के बड़े समूहों पर जाएगा, क्योंकि वह अधिक मात्रा में भोजन खा सकता है। इस प्रकार शिकारी पर घात लगाने में सक्षम होने की रूई की संभावना बढ़ गई। बेशक ये पूरी तरह से संभव था कि शिकारी शाया मैदानों में बहुत अधिक अनियमित तरीके से घूमता था और उम्मीद करता था कि उसे भाग्यशाली होकर कोई छोटा झुंड मिल जाए जिसे वह पूरी तरह से खा सके। यदि ऐसा होता तो शायद रूई की रणनीति से उसकी संभावनाएं नहीं बढ़ती। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। उसने कंधे उचका दिए। शाया के मैदान बहुत बड़े थे, उसके द्वारा किए जा सकने वाले काम की एक सीमा थी। यहाँ तक कि एक मौका ये भी था कि वह इस मिशन में विफल हो जाए और मार्शल यूनियन मिशन के लक्ष्य या लक्ष्यों की टोह लेने और उन्हें नष्ट करने में सहायता के लिए मार्शल प्रशिक्षुओं की एक टीम भेज दे। या फिर वह भाग्यशाली होगा। वह पूरी रात इंतजार करता रहा, अपनी तंद्रा मिटाने के लिए वह एक कायाकल्प औषधि का सेवन करता रहा। वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। और कुछ देर और इंतजार किया। और कुछ और बस थोड़ा सा अधिक। और जल्द ही वह इतना लंबा इंतजार कर चुका था कि सूरज अपनी नींद से उठने लगा। अरे, रूई ने शाप दिया, मुझे पता था कि इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। लेकिन मैंने शायद ऐसे मिशनों के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक दृढ़ता को कम करके आंका था। अब जबकि भोर हो चुकी थी, उन्होंने स्थिर निगरानी बंद कर दी और ग्रिड खोज पर लौट आए। टोही शिकार मिशनों के लिए मानक उपकरणों के साथ आए कुछ उपयोगी छोटे पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग करके वह आसानी से शिया मैदानों को वर्गों में विभाजित करने में सक्षम हो गया, खुद को वर्गों के केंद्र में रख लिया और क्षेत्र को अच्छी तरह से स्कैन करने के लिए भूकंपीय मानचित्रण लागू करना शुरू कर दिया। पेड़, झाड़ियां, घास, कीड़े, छोटे स्तनधारी और यहाँ तक कि कुछ बड़े जीव भी उसकी इंद्रियों में समा गए। वह भूमि के भीतर एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी महसूस कर सकता था। भूकंपीय मानचित्रण में काफी हद तक भूमिगत संवेदन क्षमताएं थीं। समस्या ये थी कि जमीन के नीचे की दूरी की स्पष्ट छवि बनाना जमीन पर बनाने की तुलना में ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि मानव मस्तिष्क को उस पर्यावरण के बारे में जानकारी को समझना मुश्किल हो गया जिसमें वह नहीं रहता था। ग्रिड खोज का लक्ष्य प्रत्यक्ष निगरानी के माध्यम से मिशन के लक्ष्य के निवास स्थान का पता लगाना था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से किसी भी भूकंपीय संकेत पर नजर रखी जो या तो अज्ञात, असामान्य थे या उनके मिशन के लक्ष्य के अनुमानित स्वरूप से मेल खाते थे। कुछ ही घंटों बाद उसे किसी चीज का सामना करना पड़ा। 6 पैरों वाला हिरण का शव। रूई ने लाश के पास पहुंचते ही बड़बड़ाया। इसे मुश्किल से ही शव कहा जा सकता था, क्योंकि लगभग केवल हड्डियां ही बची थीं। फिर भी इसके बावजूद बचा हुआ मांस बिल्कुल भी सड़ नहीं पाया था। लाश के इर्द गिर्द बमुश्किल ही कोई मक्खियां घूम रही थीं। ये सब इस बात का संकेत है कि मौत के बाद से अब तक लाश ताज़ा है। रूई ने मन ही मन सोचा, वह कोई फोरेंसिक विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि हिरण का शिकार हाल ही में किया गया था। कल रात रूई को एहसास हुआ, इसका मतलब यह था कि जानवर उस झुंड से अलग झुंड में भाग गया था जिसका रूई पीछा कर रहा था। उसकी किस्मत जरूर खराब रही होगी। कुछ दूरी पर कई और हिरणों की लाशें दिख रही थीं, सभी एक जैसी हालत में थीं। कई कारणों से रूई के लिए यह बहुत अजीब था। इतने छोटे भौगोलिक क्षेत्र में इतनी सारी लाशें क्यों हैं? उसने जोर से सोचा। आमतौर पर जब कोई शिकारी झुंड से किसी जानवर का शिकार करता है तो झुंड शिकारी के इलाके से तुरंत भाग जाता है, दूर चला जाता है और फिर रुक जाता है। इसका मतलब है कि जब तक शिकारी ने पकड़ा हुआ भोजन खा लिया, तब तक उसकी दृष्टि की सीमा में कहीं भी कोई शिकार नहीं बचा होता। यही वजह है कि इतने सारे शवों का एक दूसरे के इतने करीब होना अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो जानवरों का झुंड धैर्यपूर्वक शिकारी को अपना पेट भरते हुए देख रहा हो, जब तक कि उसकी बारी ना आ जाए। यहाँ कुछ गड़बड़ है, वह बुदबुदाया। वह कोई प्राणीशास्त्र या पारिस्थितिकी का विद्वान नहीं था, लेकिन यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं थी कि यहाँ कुछ अजीब चल रहा है।
या तो शिकारी अपने भोजन को असाधारण गति से खाता है, इस तरह कि वह अपने शिकार को खाने के बाद बाकी झुंड के भागने से पहले ही उसे खा जाता है। उसने संभावना के बारे में बताया। यह एक भयावह संभावना थी। किस तरह का जानवर इतनी तेजी से 6 पैरों वाले हिरण के बड़े शव को इस हद तक खा सकता है कि उसकी हड्डियां ही बची रहें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। या शिकारी ने एक ही शिकार से प्राप्त भोजन की मात्रा को अधिकतम करने के लिए शिकार से पहले की बजाय बाद में उन्हें खाने से पहले जितनी संभव हो सके उतने हिरणों को तेजी से मार डाला। NO12BIN.C ओम। ये संभावना संभावित रूप से और भी बदतर थी। इसका मतलब था कि जानवर में जागरूकता, बुद्धिमत्ता और आत्मसंयम का एक अच्छा स्तर था। इस बात के विचार मात्र से ही वातावरण भारी हो गया। आमतौर पर शिकारी इतने भूखे होते हैं कि शिकार करने के बाद वे अपना भोजन खाने के अलावा कुछ और करने की जहमत नहीं उठाते। इन जानवरों में पहले से ही किसी भी तरह की आत्म जागरूकता और आत्मसंयम की कमी थी, जिससे वे अपनी भोगवादी इच्छाओं का विरोध करने में सक्षम नहीं थे। अत्यधिक भूख की स्थिति में ये लगभग तय था कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार को खाना उनकी प्राथमिकता होगी। जाहिर है, उसके मिशन का लक्ष्य असहमत था। वह जानता था कि शव संभवतः उसके मिशन के लक्ष्य के अवशेष थे। वे उसे दी गई खुफिया जानकारी से मेल खाते थे। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लक्ष्य ने अपने शिकार के शव का लगभग हर औंस मांस खा लिया था। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरें शवों के दृश्य से मेल खाती हैं। रूई ने हवा को सूंघा। हवा में हल्की अम्लीय गंध थी। ये शव और उसके नीचे की मिट्टी पर पाए गए संक्षारक एसिड के निशानों से भी मेल खाती थी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला था कि मिशन के लक्ष्य जानवर की लार में संभवतः अम्लीय लार थी, जिसका उपयोग वह अपने शिकार के शवों के पाचन में सहायता के लिए करता था। अगर ऐसा था, तो रूई ने वास्तव में अपने पहले अनुमान को और अधिक विश्वसनीय बनाना शुरू कर दिया था कि जानवर अपने शिकार के शवों को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से खाने में सक्षम था। अम्लीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को अविश्वसनीय रूप से तेज और पूरी तरह से विघटित करने में सक्षम थे। फिर भी घटनास्थल पर और भी कई विचित्र बातें थीं। रूई ने भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर के वातावरण और लाशों को देखा। वहां कई बातें ध्यान देने योग्य थीं। सबसे पहले, यह शाया मैदानों का एक हिस्सा था जिसमें बहुत कम पेड़ और केवल छोटी घास थी। इसका मतलब यह था कि यह मैदानों का एक खुला हिस्सा था। यहां छिपना मूल रूप से असंभव था। दूसरी चीज जिस पर रूई का ध्यान था, वह थी जमीन। ये मिट्टी से बनी थी, जिसमें गाद की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिस पर पैरों के निशान आसानी से रह सकते थे। वह 6 पैरों वाले हिरण के खुरों के निशान देख सकता था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दूर दूर तक शिकारी के पैरों के निशान नहीं थे, जिससे शवों तक पहुंचा जा सके। तो फिर शिकारी रास्ते में कोई पदचिह्न छोड़े बिना खुले मैदान के बीच में उन तक कैसे पहुंच गया? तो इसने इस खुले मैदान के बीच में हिरण का शिकार किया, जहां हर कदम एक पदचिह्न छोड़ता है, और तब और भी अधिक जब आप तेजी से आगे बढ़ रहे हों और जोर से कदम रख रहे हों, बिना कोई पदचिह्न छोड़े। रूई ने भौहें सिकोड़ी। रूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उपलब्ध सारी जानकारी पर विचार करने लगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया जानकारी तथा उनके अपने अवलोकनों और निष्कर्षों के आधार पर कई सीधे अनुमान लगाए जा सकते थे। तथ्य यह है कि खुले मैदान में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। इसका अर्थ यह है कि या तो वे वहां थे ही नहीं, या उन्हें मिटा दिया गया था। बाद वाला वाक्य बहुत बेतुका लगा। एक शिकारी जानवर अपने ही पदचिह्न मिटा रहा है। इसके अलावा, भले ही उसने अपने पदचिह्न मिटा दिए हों, लेकिन वह घास को कैसे कुचलेगा जिसे उसके आकार और शक्ति वाली कोई चीज निस्संदेह अपने रास्ते में कुचल देगी। इसके अलावा, जब वह आराम कर रहा था और अपने शिकार को खा रहा था, तब उसने अपने पैरों के निशान क्यों नहीं मिटाए? रूई ने अपना सिर हिलाया। अन्य विकल्प के सामने ये बहुत ही असंभव था। दूसरा विकल्प ये था कि पटरियां कभी बनी ही नहीं थीं। इसके बाद 2 सबसे कम बेतुके विकल्प सामने आए। पहला विकल्प ये था कि इसमें कुछ हद तक उड़ने, सरकने या तैरने की क्षमता थी। दूसरा ये कि यह भ्रामक रूप से हल्का था और इस प्रकार कुचली हुई घास और पैरों के निशान नहीं बनाता था। उन्होंने विचार किया था कि क्या ये स्थान संयोगवश उस जानवर का प्राथमिक निवास स्थान और घर था और हिरण अनजाने में इस पर आ गया था, जो कि प्रथम दृष्टया सबसे उचित और तर्कसंगत विकल्प प्रतीत होता था, लेकिन वह बिना कोई पदचिह्न छोड़े कैसे चला गया? ऐसा नहीं है कि अन्य विकल्प बिना किसी समस्या के थे। अगर रोशनी थी, तो प्रवेश करने के बाद पैरों के निशान क्यों बने? रूई को इस बारे में आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने हिरण के खुरों के निशानों के बीच एक अजीब से पदचिह्न को देखा था जो उस प्राणी के विवरण से मेल खाता था और संभवतः मिशन के लक्ष्य का था। इससे उड़ान बची, जो स्वाभाविक रूप से एक अजीब संभावना नहीं थी। आखिरकार, पंख जानवरों के साम्राज्य में बेहद आम थे, लेकिन किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने पंखों का उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा, ये जानवर पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय के सामान्य वन सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए बेहद मायावी था। हवा में उड़कर यात्रा करने वाला एक बड़ा जानवर कैसे मायावी हो सकता है?
खुले आसमान में यात्रा करने वाले पक्षियों को पहचानना सबसे आसान काम था, और पक्षी आसमान में उड़ने वाले शीर्ष शिकारी की तुलना में कहीं अधिक छोटे और अदृश्य होते थे। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि इस जानवर में कुछ गूढ़ क्षमताएं थीं, जो इसे असामान्य और अपरंपरागत स्तर की चुपके की क्षमता प्रदान करती थीं। हो सकता है कि यह अमूर्तता हो, हालांकि इससे ये सवाल उठेगा कि इसे आखिर देखा ही क्यों गया, या फिर क्यों हिरणों ने स्पष्ट रूप से दौड़ने का तरीका दिखाया जिससे पता चला कि वे अपने पीछा करने वाले को देख सकते हैं। रूई ने अपने निष्कर्षों को उस पारिस्थितिकी सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग करके दस्तावेजित किया, जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उन्हें ऐसी ही स्थितियों के लिए दिया था। जैसे जैसे उन्होंने अपनी ग्रिड खोज जारी रखी, उन्हें कई ऐसे अजीब उदाहरण मिले जहां शिकार के निशान थे या शिकारी का कोई निशान देखा जा सकता था। वह शाया मैदानों के मूल शिकारियों द्वारा छोड़े गए शवों में भी भाग गया, जो बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, जो आमतौर पर शाया मैदानों की शाकाहारी प्रजातियों का शिकार करती हैं। इन मामलों में वह शव के आसपास के वातावरण से यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि क्या हुआ था, बिना किसी तार्किक विसंगतियों के काफी सीधे तौर पर। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह भूमि के एक अच्छे हिस्से की खोज करने में सफल रहे, जिसके बारे में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जानवर का प्राथमिक घर नहीं था। जल्द ही शाम हो गई और वह पूरी रात की गतिशील निगरानी के लिए तैयार हो गया। उम्मीद थी कि आज रात वह जानवर से टकरा जाएगा। ने भूकंपीय विकिरण के सबसे बड़े स्रोत की खोज के लिए सिस्मिक मैपिंग का इस्तेमाल किया और जितनी जल्दी हो सके उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह सैकड़ों की संख्या में हिरणों के झुंड में आ गया, जो काफी बड़ा था, और उसने कुछ दूरी पर उनका पीछा किया, सावधानी से उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत न किया, जो कि काफी आसान था क्योंकि कोई यह मानता था कि वे आराम कर रहे थे। अब उसे बस यही प्रार्थना करनी थी कि इस झुंड पर निशाना साधा जाए ताकि वह एक बार उसे नजदीक से देख सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीदें और भी धुंधली होती गईं। उसने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका धैर्य जवाब दे गया और वह बस इंतजार करने और कुछ न करने से थक गया। एक तरह से उसने शिकारियों के लिए सम्मान और प्रशंसा विकसित की थी। शिकारियों को अक्सर सफल शिकार की यथार्थवादी संभावना होने से पहले पीड़ादायक रूप से लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। ये सम्मान शिकारियों के लिए भी बढ़ा। ये मार्शल आर्टिस्ट जो नियमित रूप से शिकारी श्रेणी के मिशन लेते थे, निश्चित रूप से हल्के में नहीं लिए जा सकते थे। खैर, बॉडीगार्ड मिशन भी धैर्य खपत करने वाली प्रतीक्षा की लंबी अवधि हो सकती है। रूई को एहसास हुआ, हालांकि वह अभी तक किसी कठोर दीर्घकालिक बॉडीगार्ड मिशन से नहीं गुजरा था। उसके केवल 2 प्रमुख बॉडीगार्ड मिशन सामान्य की तुलना में काफी छोटे थे। जैसे ही रूई ने अपने विचारों में गहराई से उतरना शुरू किया, तो सिस्मिक मैपिंग के माध्यम से उसने जो भूकंपीय विकिरण महसूस किया था, उसमें अचानक आए बदलाव ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने महसूस किया कि दूर एक विशेष स्रोत से बहुत अधिक भूकंपीय विकिरण आ रहा है। वे इतनी दूर थे कि यह आकलन करने में सक्षम नहीं थे कि इन सभी भूकंपीय विकिरणों का स्रोत क्या था, लेकिन वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। इस तरह के भूकंपीय उथल पुथल का सामान्य रूप से होना समझ में नहीं आता। ज्यादातर जानवर आराम कर रहे थे, इसके अलावा सिर्फ शाकाहारी प्रजातियां ही थीं जिनका वजन और संख्या इतनी थी कि वे भूकंपीय शोर पैदा कर सकें। हिरणों या हिरन का झुंड दौड़ रहा है। रूई को उत्साहित होकर एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने मिशन के लक्ष्य द्वारा चल रहे हमले का पता लगा रहा है। बेशक, यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। रात में शिकार करने वाले अन्य शिकारी जानवर भी थे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह शिया मैदानों के स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की किसी अन्य देशी शिकारी प्रजाति द्वारा किया जा रहा शिकार हो सकता है। फिर भी वह इसे जाने नहीं दे सका। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और भूकंपीय विकिरण के स्रोत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जिसे उसने पहचाना था। उसकी अचानक तेज हरकतों ने हिरणों के बड़े झुंड को चौंका दिया था, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रूई पूरी रात उनका पीछा कर रही थी। रूई उत्साह से दौड़ता हुआ और करीब आता गया। उसने इस तथ्य का शुक्रिया अदा किया कि मिशन का लक्ष्य काफी हद तक रात्रिकालीन था। ये वास्तव में भूकंपीय मानचित्रण तकनीक के लिए फायदेमंद था। रातें शांत थीं, और आमतौर पर दिन के मुकाबले जमीन पर कम भूकंपीय विकिरण और शोर होता था, जिससे रूई के लिए शोर को अच्छी तरह पहचानना आसान हो गया। यह उस अंतर के बराबर था जो एक हॉल में खड़े होकर बात कर रहे लोगों से भरे होने और एक हॉल में खड़े होकर केवल 2 लोगों से खड़े होने के बीच था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले वाले में, ये चमत्कार होगा यदि कमरे के पार किसी भी चीज को ठीक से सुना और पहचाना जा सके, जबकि दूसरे वाले में कमरे के पार से आने वाली धीमी आवाज को भी सुना जा सकेगा। हालांकि जैसे जैसे रूई तेजी से आगे बढ़ा और करीब पहुंचा, उसने देखा कि भूकंपीय शोर कम हो रहा था। पीक रुको, ये क्यों घट रहा है? रूई घबरा गई। क्या शिकार खत्म हो रहा है? ये बहुत बुरी खबर थी। उसने और भी अधिक गति से दौड़ना शुरू कर दिया, खुद को पूरी सीमा तक धकेल दिया।
समानांतर चाल, संतुलित दिशा और बाहरी अभिसरण के संयोजन का उपयोग करते हुए अपनी गति सीमा से अधिक गति से दौड़ना, यह उसकी ओर से थोड़ा बेतरतीब था क्योंकि बाहरी अभिसरण पैंतरेबाजी के लिए अनुकूलित तकनीक नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि उसके पास इसके बारे में बहुत अधिक अनुभव था। प्रत्येक कदम पर वह कई मीटर की दूरी तक उड़ता था, जिससे वह कई बार गिरने की स्थिति में आ जाता था, लेकिन गति में वृद्धि निश्चित रूप से इसके लायक थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे और भी घबराहट होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भूकंपीय विकिरण के स्रोत को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता से महसूस कर पा रहा था। बूम! वह जोर से जमीन पर गिरा, कीचड़ और घास पर फिसलता हुआ अचानक रुक गया। उसने जल्दी से अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। हिरन का एक बड़ा झुंड भाग रहा है। हिरन की लाशें। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके लक्ष्य या किसी शिकारी जैसा हो। लानत है, रूई ने गाली दी। ये कहाँ है? एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई के पास बहुत सारे सवाल थे। कुछ ही मिनट पहले कोई चीज हिरन का शिकार कर रही थी, और अब उसे जमीन पर उससे मिलता जुलता कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। इसकी क्या संभावना थी कि वह ठीक आखिरी क्षण में बच निकला? रूई को सचमुच निराशा महसूस हुई। ये सचमुच भयावह भाग्य था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस क्षेत्र को ऐसे किसी भी सुराग की तलाश में खंगालना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने मिशन के लक्ष्य के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। उसने कंकाल के शवों पर नजर डाली। कुछ बचे हुए मांस पर अभी भी ताजा अम्लीय लार थी, जो मांस और त्वचा को तेजी से पिघलाकर एक चिपचिपा कीचड़ बना रही थी जो जमीन पर टपक रहा था। इससे ये पुष्टि हुई कि यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से खा सकता है, कुछ ऐसा जिसका उसे और पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय को पहले से ही संदेह था। उसने जमीन पर नजर डाली। जमीन पर हिरन के खुरों के निशान थे, 3 लंबे पंजों वाले पैरों के जोड़े, जो पहले देखे गए पैरों के निशानों और मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से मिलते जुलते थे। फिर भी एक बार हिरणों के झुंड के साथ साथ उसके अपने पैरों के निशान भी आते जाते देखे जा सकते थे, तथा ऐसे कोई आने जाने वाले पैरों के निशान नहीं थे जिनसे ये पता चले कि वह प्राणी जमीन के रास्ते आया जाया था। वह हताशा में जमीन पर पैर पटकने लगा और अपनी भड़ास निकालने के लिए आउटर कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करने लगा। जमीन पर एक छोटी सी गूंज फैली, जो इतनी ही थी कि सबसे नजदीकी शव आधा फीट दूर जा गिरा। रूई ने उस पर एक क्षण भर की नजर डाली, और जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा, ठीक उस जगह के नीचे जहां एक सेकंड पहले लाश पड़ी थी। रूई ने कंकाल को दूर फेंक दिया और वह उसे करीब से देखने के लिए झुका। कीचड़ असमान था और घास बिखरी हुई थी और पूरी तरह से कुचली और उखड़ी हुई थी। रूई ने भौहें सिकोड़ते हुए कीचड़ को छानते हुए और अधिक गहराई तक खुदाई की, क्योंकि पहचान ने उसे बिजली के बोल्ट की तरह मारा। ये जगह हाल ही में खोदी गई है और फिर से भरी गई है, रूई ने आश्चर्य से कहा। कीचड़ अस्वाभाविक रूप से असमान ऊंचाई पर था, ये गीला और गहरा था और कीचड़ को खोदना आसान था, बिना किसी प्रतिरोध के। ये सभी हाल ही में खोदे गए और जल्दबाजी में दोबारा भरे गए कीचड़ के स्पष्ट संकेत थे। रुको, रूई को तुरंत एहसास हुआ। मुझे मत बताओ। रूई को एहसास हुआ कि शायद उसने रहस्य का राज जान लिया है। रूई के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अचानक पहले की सारी बातें समझ में आने लगी। अगर रूई को जो संदेह था वह सच था। सब कुछ समझ में आने लगा था। शिकार के क्षेत्र में आने और जाने वाले पैरों के निशानों की कमी, इस तथ्य के बावजूद कि छोटे और हल्के जीवों के पैरों के निशान क्षेत्र से आते और जाते थे। फिर शवों के चारों ओर उसके पैरों के निशानों की मौजूदगी। ये प्रभावशाली मायावी है, जो बहुत आसानी से और रहस्यमय तरीके से किसी भी वातावरण में प्रकट और गायब हो सकता है। ये सब इस बात से समझाया जा सकता है कि क्या ये प्राणी मुख्यतः भूमिगत था या इसका परिवहन का प्राथमिक साधन मूलतः भूमिगत था। यह कोई बेतुकी धारणा नहीं थी। पृथ्वी पर भी भूमिगत जीव जंतु दुनिया भर में पाए जाते थे और उनमें कई पशु समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें ज्यादातर आर्थ्रोपोड और अन्य अकशेरुकी शामिल थे। हालांकि वहां कई कशेरुकी भी थे, हालांकि वे कम आम थे। हालांकि गैया की दुनिया में ये प्रतिमान जरूरी नहीं था। गैया की दुनिया कई अजीबोगरीब और विदेशी प्रजातियों से भरी हुई थी जो पृथ्वी पर मौजूद जीवों से कहीं ज्यादा सक्षम थीं। हालांकि अपने मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवहन के भूमिगत साधनों के माध्यम से यात्रा करना और दिखाया गया कि वह क्या करने में सक्षम है, ये किसी भी पृथ्वी आधारित जीव के लिए संभव नहीं था। लेकिन गया की दुनिया के जीवों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भूमिगत यात्रा करके लक्ष्य प्राणी कभी भी पैरों के निशान छोड़े बिना स्थानों पर यात्रा करने और आने में सक्षम होगा। हालांकि उसे वास्तव में शिकार करने और अपने शिकार को खाने के लिए जमीन से ऊपर आने की आवश्यकता हो सकती है, जो ये बताता है कि कंकाल के शवों के स्थान पर उसके पैरों के निशान क्यों थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। लगभग सब कुछ। रूई ने सही किया। सवाल यह है कि मेरी भूकंपीय मानचित्रण ने इसे कैसे महसूस नहीं किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। भूकंपीय मानचित्रण ने उपयोगकर्ता को भूकंपीय विकिरण को समझने और समझने के माध्यम से स्थलाकृति के आकार के साथ साथ भूमि पर वस्तुओं की स्थिति को समझने की अनुमति दी।
यदि जीव अविश्वसनीय रूप से तेज गति से भूमिगत घूम रहा था, तो क्या यह अत्यधिक मात्रा में भूकंपीय कंपन और विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा? शायद नहीं, रूई ने अनुमान लगाया। शायद इसका शरीर भूगर्भीय भूमिगत जीवन के लिए इस हद तक अनुकूलित है कि यह जमीन पर बहुत अधिक हलचल पैदा किए बिना अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से यात्रा कर सकता है। परिवहन के अन्य साधनों में भी यह असामान्य नहीं था। पक्षी बिना कोई आवाज किए अविश्वसनीय गति से हवा में उड़ सकते थे। यही बात कई जलीय जीवों पर भी लागू होती है, जो पानी में तीव्र गति से दौड़ते हैं। अगर उसके मिशन का लक्ष्य भी उसी तरह का था, तो रूई समझ सकता था कि उसे इसे समझने में क्यों कठिनाई हो रही थी, खासकर तब जब वह कभी इसके 100 मीटर के दायरे में नहीं गया था। कौन जानता है, शायद अगर वह करीब होता तो उसे वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से महसूस होता। समस्या ये थी कि जैसे ही वह आया, वह प्राणी गायब हो गया। यह एक अलग मुद्दा है। रूई ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये सिर्फ किस्मत थी कि यह मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही चला गया? इस रहस्योद्घाटन के बाद रूई को अब और यकीन नहीं रहा। उसकी भूमिगत यात्रा परिकल्पना में कुछ और अजीब बातें थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह अपने शिकार या जिस दिशा में यात्रा करना चाहता है या भूमिगत सामान्य स्थलाकृति का पता कैसे लगाता है? रूई ने सोचा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह भूमिगत शिकार को देख या सूंघ सके। प्रकाश भूमिगत नहीं जाता और न ही गंध। भूमिगत हवा भी नहीं थी, तो वह हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगों को कैसे सुन सकता था? इसमें भूकंपीय मानचित्रण के समान भूकंपीय संवेदना हो सकती है। रूई को एहसास हुआ, यह एक तरह से स्पष्ट निष्कर्ष था जब किसी ने ये सवाल पूछा कि मिट्टी, बजरी और चट्टानों से घिरे होने के बावजूद ये जीव जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है। उस मामले में और भी बातें समझ में आती हैं। उसका भयानक भाग्य अब भाग्य नहीं था, बल्कि उसके लक्ष्य द्वारा उसके निकट आने की भनक लगने का परिणाम था। इससे ये सवाल उठता है कि उसे भनक लगते ही वह भाग क्यों गया? ये प्रशिक्षु क्षेत्र में पराक्रम रखने वाला एक शीर्ष शिकारी था। उसे किसी एक मार्शल प्रशिक्षु से डरना जरूरी नहीं था। फिर भी जैसे ही उसे इसका आभास हुआ, वह यह मानकर वहां से चला गया कि उसे इसका आभास हो गया है। क्या यह इसलिए था क्योंकि मैं बहुत तेज और जोर से दौड़ रहा था? रूई ने सोचा। उसने अपनी गति और कदम बढ़ाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए समानांतर चाल और संतुलित दिशा का इस्तेमाल किया था, साथ ही आउटर कन्वर्जेंस का भी इस्तेमाल किया था। उसी समय भूकंपीय मानचित्रण का इस्तेमाल करने के कारण वह इस तथ्य से अवगत था कि उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से भारी मात्रा में भूकंपीय विकिरण उत्पन्न होता था। अगर वह प्राणी जमीन के आर पार सुन सकता, तो उसे हर कदम पर विस्फोट करने वाले प्राणी की आवाज सुनाई देती। हर कदम में इतनी शक्ति थी कि वह खुद को भी चोट पहुंचा सकता था। इस मामले में भाग जाना कोई अजीब विकल्प नहीं था, रूई को एहसास हुआ। उसने उस प्राणी को खुद के बारे में एक अतिरंजित धारणा दी थी, जिससे वह इस नए शीर्ष शिकारी के अपने स्थान पर पहुंचने से पहले ही उस क्षेत्र को खाली करके भाग गया, बजाय इसके कि वह एक ऐसे प्राणी से मौत की लड़ाई का जोखिम उठाए जो शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली लग रहा था। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वह कभी भी शाया मैदानों में सबसे बड़े झुंड के पीछे क्यों नहीं गया। रूई ने महसूस किया, उसने महसूस किया होगा कि मैं हिरणों का पीछा करने के लिए अपने प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग कर रहा हूं, और उसने मान लिया होगा कि मैं उस विशेष 6 पैर वाले हिरणों के झुंड का शिकार करने वाला भूमि का एक और शीर्ष शिकारी हूं, इसलिए उसने शाया मैदानों के आसपास बिखरे हुए हिरणों के अन्य झुंडों का शिकार करके संघर्ष को टाल दिया। रूई ने असहाय भाव से हार मान ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जानवर से टकराने की संभावना बढ़ाने के लिए उसने जो कदम उठाए थे, उनसे उसके जानवर से टकराने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई थी, चाहे वह 10 लाख साल बाद ही क्यों न हो। रूई ने सांस छोड़ते हुए खुद को याद दिलाया कि यह सब निगमनात्मक अनुमान था, बल्कि एक अकाट्य प्रमाण था। उसने उपलब्ध डेटा पर निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क लागू किया था और लक्ष्य के बारे में कुछ बुनियादी धारणाएं बनाई थीं और एक सुविचारित संभावना का निर्माण किया था जिसके सच होने की संभावना किसी भी अन्य परिकल्पना या सिद्धांत की तुलना में सबसे अधिक थी जिसे वह सोच सकता था। हालांकि वह कोई प्राणीशास्त्रीय या पारिस्थितिकी विद्वान नहीं था, इसलिए उसकी राय में बहुत अधिक विश्वसनीयता नहीं थी, यहां तक कि खुद उसके लिए भी। मुझे ये सब मार्शल यूनियन और मंत्रालय को बताना होगा, रूई को एहसास हुआ, और मुझे कुछ सबूत खोजने की जरूरत है। रूई ने सबसे पहले पूरे दृश्य का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। उन्होंने पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए इको सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग किया और सावधानीपूर्वक तस्वीरें एकत्र करने के लिए इसका उपयोग किया। उन्होंने विशेष रूप से फिर से भरे गए छेद का दस्तावेजीकरण किया, इसे व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया ताकि मंत्रालय द्वारा उनकी रिपोर्ट पर विचार किए जाने पर इसे संभवतः कम करके नहीं आंका जा सके। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। पहला विकल्प बस नियमित रूप से अनुशंसित दिशा निर्देशों के अनुसार अपने मिशन को जारी रखना था और सर्वश्रेष्ठ की आशा करना था। अंततः न तो मार्शल यूनियन और न ही मंत्रालय को उम्मीद थी कि एक मार्शल प्रशिक्षु रहस्यमय प्राणी के पूरे रहस्य को अकेले ही सुलझा लेगा। जब तक वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहेगा, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी।
हालांकि इस मार्ग से रूई के मिशन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होने की संभावना कम हो गई, जिसका मतलब था कि अगर रूई इस मार्ग पर जाता तो उसे पूरा मिशन इनाम नहीं मिलता, कम से कम बहुत कम तो मिलता। दूसरा विकल्प ये था कि पूरे मामले में अधिक सक्रियता से जांच की जाए और अपनी परिकल्पना के लिए साक्ष्य एकत्रित करना शुरू किया जाए, या फिर ऐसे साक्ष्य एकत्रित किए जाएं जो किसी न किसी तरह से उनकी परिकल्पना को गलत साबित कर दें। और अंततः इस परिकल्पना का उपयोग वास्तव में अपने नेस्टेड मिशन के पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया, जो कि जानवर के बारे में डेटा का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करना था ताकि मंत्रालय को पता चल सके कि वे किससे निपट रहे थे। उन्होंने पहले ही दूसरा विकल्प अपनाने का निश्चय कर लिया था। वे सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे कुछ भी न चूकें और उन्होंने अपनी उपलब्ध कार्ययोजना पर भी विचार कर लिया था। ठीक है, तो रूई ने सांस छोड़ते हुए एक चट्टान पर बैठते हुए वह सब कुछ दस्तावेज करने के बाद जो दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता थी उसे पूरा किया। योजना बनाने का समय आ गया है। वह इतना तल्लीन हो गया कि ग्रिड सर्चिंग के बारे में पूरी तरह भूल गया जिसमें उसे शामिल होना था। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि अगर उसकी परिकल्पना आंशिक रूप से भी सच थी, तो जमीन पर ग्रिड सर्चिंग पूरी तरह से बेकार और अविश्वसनीय थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहला प्राथमिक लक्ष्य मिशन का पहला उद्देश्य पूरा करना है, रूई ने कहा। ऐसा करने के लिए मुझे मुख्य रूप से इसके स्वरूप के साथ साथ इसके आवास और घर का दस्तावेजीकरण करना होगा, और आदर्श रूप से इसे उन टैगों में से एक के साथ टैग करना होगा जो मुझे प्रदान किए गए हैं। उसने सोचा कि जब उसने पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय के कमीशन विभाग के एक छोटे उपकरण पर नजर डाली, तो उसे लगा कि यह एक मोटे ट्रैकर के रूप में काम करेगा जिसका उपयोग रूई मिशन के लक्ष्य को टैग करने के लिए कर सकता है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि अगर वह इसका इस्तेमाल करता है तो यह उसके मिशन के लक्ष्य पर टिकेगा, अगर उसका सिद्धांत सच था। जहां तक अन्य उद्देश्यों की बात है, रूई अपने मिशन के पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानवर की अपनी निर्मित परिकल्पना का उपयोग कर सकता था। यदि उसका सिद्धांत सत्य था, तो वह जानवर के बारे में कुछ हद तक भविष्यवाणी या हेरफेर करने में सक्षम होगा। इसका उपयोग करके वह उस प्राणी के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम होगा जिसकी उसे पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। अगर वह योजना सफल हो जाती है, तो यह इस बात का सबूत होगा कि उनका सिद्धांत वास्तव में सटीक था। चूंकि अगर सिद्धांत या परिकल्पना पर्याप्त सटीक नहीं है, तो सिद्धांत पर आधारित कोई भी योजना बस विफल हो जाएगी। इसलिए सफल होना आदर्श परिणाम होगा। अगर योजना विफल हो जाती, तो यह इस बात का एक मजबूत संकेत होता कि उनका सिद्धांत आंशिक या पूरी तरह से गलत या अधूरा था। इसका मतलब था कि उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत थी। किसी भी तरह उसे नई जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, मैं कौन सी योजना बनाऊं जो मेरे अनुमान पर निर्भर होकर मेरे मिशन के लक्ष्य में हेरफेर करे? रूई ने सोचा। योजना को रूई द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर निर्भर होना था कि क्या वह जानवर वास्तव में भूकंपीय संवेदनशीलता वाला भूमिगत यात्री था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस मामले का पहला तथ्य यह था कि यह संभवतः उस दिशा में शिकार करता था जिस दिशा में उसे शाकाहारी जानवरों के खुरों की विशेषता वाले भूकंपीय विकिरण का पता चलता था। यह सबसे सीधा तरीका था जिससे वह अपने शिकार तक पहुंच सकता था। इस मामले का एक और तथ्य यह था कि यह बहुत तेज गति से यात्रा कर सकता था, कम से कम रूई जितना तेज, शायद उससे भी तेज। यह इस तथ्य पर आधारित था कि जब तक रूई अपने शिकार स्थल पर पहुंचता, तब तक ये जीव रूई की भूकंपीय मानचित्रण सीमा से बाहर हो चुका था। ये निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। एक और तथ्य, अगर रूई इसे ऐसा कह भी सकती है, तो वह ये था कि उसे शक्तिशाली जानवरों से नफरत थी जो उसे मार सकते थे। ये बताता है कि रूई को देखते ही वह क्यों भाग गया, और यह भी कि उसने उन जानवरों के सबसे बड़े झुंड का शिकार क्यों नहीं किया जिन पर रूई 2 दिन पहले निगरानी कर रही थी। इससे ये भी संकेत मिलता है कि जानवर निश्चित रूप से सतर्क था और उसमें कुछ हद तक समझदारी थी, बावजूद इसके कि उसकी अत्यधिक भूख ने ही सबसे पहले समस्या पैदा की थी। इसने एक निश्चित सीमा के भीतर काम किया और संभवतः इसका इस्तेमाल सबसे पहले इसके खिलाफ किया जा सकता था। उसने आसपास के शवों पर नजर डाली और याद किया कि यह अविश्वसनीय गति से भोजन खाता है। रूई ने सोचा कि क्या यह विशेषता कुछ ऐसी है जिसका उपयोग इसके खिलाफ किया जा सकता है। शायद समय सीमा जानने से उसे इसका पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। पीरूई ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था जिससे वह उसे पकड़ सके और उसका दस्तावेजीकरण कर सके, क्योंकि उस विशेषता के कारण उसे पकड़ना बहुत कठिन हो गया था। कम से कम अन्य शिकारियों को शिकार करने के बाद अपनी गति धीमी करनी पड़ती थी। रूई ने अपने सिद्धांत की अन्य सूचनाओं को अपने दिमाग में सरसरी तौर पर देखा, प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से देखा, और सोचा कि वह उनका कैसे उपयोग कर सकता है। ये कठिन था क्योंकि इसमें बहुत सारे चरों को ध्यान में रखना था, तथा बहुत सारी बाधाएं थीं जो हर योजना के मार्ग में आती थीं। मेरी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है शाया मैदानों का आकार। ये बहुत बड़ा है, जिससे मेरे लिए कोई योजना बनाना मुश्किल हो गया, खासकर ऐसी योजना जो किसी तरह जानवर को हर मोड़ पर आसानी से मुझसे बच निकलने से रोक सके। रूई ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल इसके खिलाफ कर सकता हूँ।
रूई को जैसे अचानक एक आभास हुआ, वह स्तब्ध रह गया। 1 मिनट रुको, एक विकल्प ऐसा है जिस पर मैंने अभी तक विचार नहीं किया है। दान करें।